राइटिंग आवर ओन हिस्ट्री, क्योंकि हमारे आदिवासी लोगों के बारे में जो दूसरे लोग ज्यादातर लिखते आ रहे हैं हमारे इतिहास के बारे में, तो मैंने सोचा कि हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी हम लेखक हैं, आदिवासी लेखक हैं, तो हम लोग अपने ही इतिहास रच रहे हैं, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में इतिहास रच रहे हैं। तो इसमें मेरा फोकस है कि आदिवासी महिलाओं का क्या योगदान रहा है इंडियन लिटरेचर पर। और चूंकि मैं एक सोशल वर्कर एंड एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा जो लेखन है और मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक्टिविज्म पर्सपेक्टिव से है, तो मैं उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहूंगी। जब मुझे ये टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला गया, तो मैं सोचने लगी कि आदिवासी महिलाएं कब से लिखना शुरू किए, और बहुत कम ही इंफॉर्मेशन मिलता है इसके बारे में। अभी वंदना जी बहुत अच्छा काम किए हैं कि एलिस एक्का की कहानियां हैं, उसके बारे में रिसर्च करके अभी कुछ हम लोगों को पता चला है कि उस दशक में आदिवासी महिलाएं लिखने के लिए शुरू किए थे। पर मेरे मन में अब ये भी क्वेश्चन आने लगा कि क्या और कोई भी थे क्या, और हम कैसे उनको ढूंढ के निकालें। तो मैं अपने ही जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं और अपने परिवार के लोग हैं, उनसे मैं बात करने लगी कि उस समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग स्कूल गए थे, पढ़ाई किए थे, वो लोगों में भी कोई और कुछ है क्या। तो कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला कि शायद पुलिस एलिस एक्का के बाद में जो महिलाएं स्कूल गए थे, उनमें से कई सारे हैं जो लोग ग्रेजुएट्स थे उस जमाने में। उनमें से एक मेरी दादी भी हैं, वो मेरी मम्मी की मौसी हैं, जो उस जमाने में ग्रेजुएट्स थी और छत्तीसगढ़ में भोले में पढ़ाती थी। उसके बाद उसने दिल्ली में कोई स्कूल में पढ़ाती थी हिंदी। तो अगर इतना पढ़ी लिखी थी होगी तो शायद वो भी कुछ लिखती थी होगी, तो वो सब पता करना पड़ेगा। फिर छत्तीसगढ़ से और एक महिलाएं हैं, उनके बारे में पता चला, जो अभय खाका की माँ है। विमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पे 1942 में ही उनका संस्था था। मतलब महिला बहुत एक्टिव थे उस जमाने में। तो वो लोग जब अपना भाषण वगैरह लिखते थे तो लोग लिखित रूप में लाते थे। तो मैं एक किताब पढ़ी जो वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री और करके इंग्लिश में है, उसमें दलित महिलाओं का, बहुत सारे महिलाओं का स्टोरी है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चला कि उस समय जब आदिवासी दलित महिलाएं स्कूल जाना शुरू किए थे, तब एक 14 साल की लड़की, वो मांग समुदाय से थी, उसने अपने पढ़ाई के दौरान महार और मांग आदिवासी दलित महिलाओं की परिस्थिति के बारे में लिखा था उसने। मतलब 1942 से ही वो लोग लिखना शुरू किया है। तब हमें भी बहुत खोज पड़ताल करना है कि हमारे आदिवासी महिलाएं उस टाइम में अगर कहीं पे कुछ लिखा है या शुरू किया था लिखने के लिए, वो रिसर्च स्टडी करने की जरूरत है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8 या 10 साल के अंदर में एक्टिविज्म फील्ड में और लिखने के फील्ड में, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ जो पॉइंट्स निकाली हूँ उसको आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने जो कुछ किताबें पढ़ी है, मैं बहुत ज्यादा हिंदी किताब नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन कुछ जो हिंदी किताबें हैं जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा लिखा गया है, वो सब का रिव्यू करने से मुझे कुछ जनरल पॉइंट्स जो है, बहुत कॉमन पॉइंट्स है, वो ये सब दिखने को मिलता है कि आवर राइटिंग्स इट रिप्रेजेंट द लिविंग और लिव्ड सोशल फैक्टर्स। जो सामाजिक मुद्दे हैं वर्तमान में जो हम लोग जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में हैं और जो बीत चुका है, लिव्ड वन। तो लिविंग एंड लिव्ड फैक्टर्स रिप्रेजेंट करता है विच इन्फ्लुएंसेस आवर स्टोरीज व्हेन यू राइट। क्योंकि हमारे लेखन में ये देखने को मिलता है कि हम जो नोटिस कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे समाज में और अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में जो हम देखते हैं,
वही झलकता है अपना लिखन में। It also reflects the political and cultural conditions we live in. And storytelling is a source of knowledge which reflects our or women's identities and commitments to their political struggle. यह मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई स्टोरी बताते हैं तो वो हम लोगों को अपने अंदर से आता है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो स्टोरी एक हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है जो एक आदिवासी महिला का आइडेंटिटी के बारे में बताता है। एज एन आदिवासी महिला कि वी हैव द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड कमिटमेंट्स। जब हम लिखते हैं तो कमिटमेंट के साथ में लिखते हैं, और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो हम लोग अपने समाज में जो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज उसमें झलकता है। सो दिस ऑल्सो आर्टिकुलेट आवर कल्चरल ऑथोरिटी बेस्ड ऑन आवर कॉम्पिटेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। मतलब चूंकि हम अपने समाज के बारे में जानते हैं तो एज एन इंडिविजुअल और एज एन कम्युनिटी हमें वो ऑथोरिटी है कि हम इसके बारे में जानते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जेंडर जस्टिस एक्टिविज्म। हम लोगों का लेखन में जेंडर का जो इश्यूज है वो उभर के आता है, महिलाओं का जो मुद्दा है वो सब उभर के आता है, विच इज वेरी मच विजिबल एंड विच कैन बी सीन एज प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल जस्टिस। हम लोग जब लिखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लेखन के माध्यम से कुछ परिवर्तन हो समाज में और बाहर में भी, अपने आदिवासी समाज और बाहर में भी। एग्जाम्पल के तहत पर मैं यहाँ पे रोज केरकेटा जी का लेखन से ही कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आदिवासी भाषा साहित्य संस्कृति और स्त्री सवालों पर उनके कई रचनाएं हैं। उन्होंने आदिवासी जीवन और समुदाय के सकारात्मक पहलुओं पर लेखन के साथ साथ नकारात्मक परिस्थितियों और आदिवासी महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी लिखती हैं। उनमें से कुछ मुद्दा ये है, जैसे डायन प्रथा, अविवाहित महिलाओं की समस्या, आदिवासी महिलाओं का पलायन, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, झारखंड आंदोलन में महिला भागीदारी एवं स्त्री संघर्ष, महिला श्रम, लड़कियों की शिक्षा, महिला दृष्टिकोण से आदिवासी परंपरा, संस्कृति और उनके अधिकार, ये सब उनके लेखन में झलकता है। एंड जो भी हम लिखते हैं वो रिवॉल्व्स अराउंड ट्राइबल वैल्यूज, कल्चर, हिस्ट्री, जेंडर आइडेंटिटी, ऑल्सो रिलेटेड टू लैंड एंड सॉइल, जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे आदिवासी लेखक हैं, साउथ से हो या नॉर्थ से हो, उनका कहना में भी यही चीज है। मैं यहाँ सीके जानू जी का कोट कर रही हूँ। सीके जानू केरल से एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हैं और उनका एक ऑटोबायोग्राफी भी छाप चुका है जिसका नाम है मदर फॉरेस्ट। तो उसमें वो बोलते हैं कि जंगल हमारे लिए माता के समान है, क्योंकि जंगल हमें कभी छोड़ के नहीं जाता। वो बोलती है कि अपना ऑटोबायोग्राफी में बोलती है कि जब बाहर के लोग आते थे तो वो लोग डरते थे, तो वो लोग जंगल में छिपने जाते थे, क्योंकि जंगल माँ जैसे है, माँ उनको बिट्रे नहीं कर सकता है। तो ऐसे वो बोलते हैं। वैसे ही वसमली के बोलते हैं जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, वो थोड़ा समुद्र से आते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत छोटा है, 1500 से 1600 के अंदर में, और वो एक फर्स्ट ग्रेजुएट है अपना समुदाय से। वो बोलते हैं कि प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन जीना ही हमारा मूल धर्म है। तो कहाँ दयामणि जी यहाँ झारखंड से और वसमली जी पूरा साउथ से, ऊपर नॉर्थ से क्या बोलते हैं, हम हिमाचल प्रदेश से गौरा देवी बोलते हैं जो चिपको आंदोलन की नेत्री थे। वो बोलते हैं यह जंगल हमारा मायका है, हम पेड़ों को गले लगाएंगे, यदि तुम पेड़ काटना चाहते हो तो तुम्हें हम अपनी कुल्हाड़ी से पहले हमें काटना है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट इसमें झलकता है कि सारे महिलाओं का जो जमीन से जो रिश्ता रहा है उसको किस तरह के वो लोग बोलते हैं। तो ये कॉमन चीज दिखाई देता है। जैसे जंगल या फॉरेस्ट अलग समाज के लिए या मेनस्ट्रीम सोसाइटी के लिए एक प्लेस ऑफ विल्डरनेस, जंगल ही होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है जहाँ पे लोग भटकते हैं, या कभी कभी वो लोग रोमांचक जर्नी के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं या घूमने जाते हैं। दिस ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ वी
एंड दे। हम लोग आदिवासी हम हैं और जो बाहर वाले हैं वी एंड दे का रिफ्लेक्शन आता है कि हम क्या सोचते हैं वो क्या सोचते हैं। मेरे जैसी और मेरे जो युवा वर्ग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग आगे आए और लेखन की दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिए। सुनने के लिए धन्यवाद। सोर्स ऑफ नॉलेज, बुद्धि का खजाना। आदिवासी विकास की परिभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने व्यक्त की है अलमा ग्रेस जी ने, और उन्होंने यह भी कहा कि हर आदिवासी को भाषा इतिहास को अपने साथ रखना जरूरी है यदि वो विकास चाहते हैं।